नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर हम लोग क्या करेंगे कि किसी मटेरियल को, किसी कंडक्टिंग मटेरियल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखने पर क्या होगा ये सोचना है। जैसे पूछा है कि पहला टॉपिक दिया हुआ इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो अगर हम लोग क्या मान लें कि अगर ये कोई कंडक्टर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे जा रही है और इधर से बाहर निकल रही है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे जा रही है, इसका मतलब इधर पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, इधर पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस कंडक्टर के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस साइड आ जाएंगे और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा। इसकी वजह से इसके अंदर में फील्ड जनरेट होगा वो इस डायरेक्शन, और एक फील्ड किस डायरेक्शन पे आ रही है, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे आ रही है। ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे को अपोज करेंगे, जिसकी वजह से अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो नेट फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और यही केस कंडक्टर के केस में होता है कि कंडक्टर के अंदर पे जितना बाहर फील्ड लगाते हैं उतना ही अंदर पे अपोजिट डायरेक्शन फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से नेट एक्सटर्नल फील्ड कितना निकलता है, जीरो। तो जैसे बताया, कंसीडर कंडक्टर ऑफ न्यूट्रल और चार्ज, जैसा भी ले लें, देयर मे हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन स्टैटिक सिचुएशन व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड और सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के अंदर पे टोटल कितना होता है, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, पहला स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, पहला पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या बोलता है, E इज इक्वल्स टू जीरो इनसाइड पे। सेकेंड पॉइंट, अगर E जीरो है इनसाइड पे, तो E सरफेस पे कुछ होगा, और इस E की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो किसी न किसी पर्टिकुलर एंगल पे लगेगा सरफेस के। तो इसी के लिए बताया है कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो किसी भी सरफेस के, अगर ये कंडक्टिंग है तो हमेशा नॉर्मल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। किसी भी पॉइंट पे लेते हैं तो सरफेस के नॉर्मल होगा, किसी भी पॉइंट पे ले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस के नॉर्मल होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई सरफेस हो गया, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो भाग में रिजॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक हो जाएगा एंगल थीटा, ये हो जाएगा E कॉस थीटा, और ये होगा E साइन थीटा। E कॉस थीटा जो है वो क्या है, फील्ड का वो कंपोनेंट जो सरफेस के पैरेलल है। अगर E cos थीटा की वैल्यू ज़ीरो ना हो तो चार्ज पार्टिकल जो होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, जिसकी वजह से वो मूव करने लगेगा। और अगर E cos थीटा की वैल्यू ज़ीरो हो तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसका मतलब है E cos थीटा कितना होना चाहिए, ज़ीरो। E cos थीटा क्या है, E cos थीटा है फील्ड कंपोनेंट सरफेस के पैरेलल, और ये कैसा होना चाहिए, ज़ीरो, क्योंकि चार्ज किस में है, रेस्ट में है। तो इस हिसाब से क्या देखते हैं कि E तो ज़ीरो के बराबर था नहीं, मतलब cos थीटा जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये कंडीशन निकल करके आ गया। ठीक है, तो इफ़ E इज़ नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, मान लेते हैं कि E नॉर्मल नहीं है, इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट, कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक है, फ्री चार्ज ऑन द सरफेस एंड द कंडक्टर वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो मूव करने लगेगा। यही बता दी, पहले स्टेट में ये बताता है। इन स्टैटिक सिचुएशन देयरफॉर E हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब टेंजेंशियल सरफेस के पहले कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट।
वही बता दिया कि ई कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी। ई कॉस थीटा 0 होने का मतलब होता है ई 0 तो था नहीं, कॉस थीटा 0 होगा और कॉस नंबर थीटा कितना जाएगा 90 डिग्री। तो क्या पता चलता है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या पता चलता है, सेकेंड स्टेटमेंट बताता है कि जो ई है इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के हमेशा नॉर्मल होती है। कहाँ पर? आउटसाइड द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितनी है 0 और बाहर पे कितनी है सरफेस के नॉर्मल। थर्ड पॉइंट, हम लोग जानते हैं ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r²। अब इनसाइड ई इनसाइड कितना हो गया 0, इस हिसाब से Q भी कितना निकल जाएगा 0। तो द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर हैव नो एक्सेस चार्ज। स्टैटिक सिचुएशन पे Q की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है 0। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, चार्ज अगर अंदर नहीं तो चार्ज कहाँ है? चार्ज सरफेस पे है, यानी चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसको कैसे समझ सकते हैं कि देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। अब चार्ज अंदर पे नहीं है तो बाहर पे कितना होगा? पूरा का पूरा एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। चौथा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात कर रहा है। इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज सेम वैल्यू ऑन द सरफेस। तो ई जो था वो होता है -dV/dr। ई की वैल्यू कितनी है 0, तो dV/dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो dV की वैल्यू कितनी निकलेगी 0। इसका मतलब V क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। कहाँ पर? सरफेस पे और इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है उसके 0 होने की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू भी कितनी हो जाती है 0। क्या बोल दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इसका एक और मतलब होता है V कांस्टेंट का मतलब होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट था सरफेस पे उसकी वैल्यू कितनी होती है? तो उसकी वैल्यू σ/ε0। पहले भी देख चुके हैं इसकी वैल्यू को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा σ/ε। इसको गॉस थ्योरम से निकाला है। ये कोई सरफेस हो गया, ये इसका एरिया हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो फाई की वैल्यू क्या होती है? फाई होता है E.ds का इंटीग्रेशन और ये हो जाएगा Q/ε0। ये हो जाएगा ES Q/ε0। साइड चेंज कर देंगे तो S = हो जाएगा Q/S/ε0, मतलब σ/ε0। और डायरेक्शन क्या होगा? हमेशा नॉर्मल टू द फील्ड, नॉर्मल टू द सरफेस। तो क्या क्या पता चला एक बार लाइन से लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, E इनसाइड इक्वल टू 0। दूसरा पॉइंट, Q इनसाइड 0। Q इनसाइड 0 का मतलब क्या है कि Q कहाँ पर होगा? सरफेस पे होगा। ये तो ठीक है। तीसरा पॉइंट, V इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि dV = 0। dV 0 मतलब सरफेस कैसा है? इक्वी पोटेंशियल है। अगर सरफेस इक्वी पोटेंशियल है इसका मतलब है कि वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज कितना निकलेगा? वो भी 0। फोर्थ पढ़े कि E जो है परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। और पांचवा पढ़े कि जो फील्ड की वैल्यू होगी σ/ε0। तो किसी भी कंडक्टर को जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखते हैं तो E इनसाइड 0 होता है, Q की वैल्यू इनसाइड 0 होती है, V कांस्टेंट होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो कहलाएगा, और W को क्या बोलेंगे? वर्क डन कितना होगा? 0। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी σ/ε0 और साथ में लिख सकते हैं n कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में से नॉर्मल होता है सरफेस के। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक
स्टैटिक शील्डिंग। अगर हम लोग बात करें किसी भी कंडक्टर का, एक कंडक्टिंग सेल ले लिया और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा प्लेस कर दिए, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या देखते थे कि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है, ई कितना होता है, 0। तो अगर इस जगह पे किसी मटेरियल को रख दें तो इस पे कितना फील्ड फील होगा, ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। मतलब एक कंडक्टर के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रख करके उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाया जा सकता है। इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टर के अंदर कैविटी बनाएंगे। ये कंडक्टर हो गया, ये पूरा कंडक्टर हो गया, अंदर में कैविटी हो गई, तो अंदर पे ई कितना है, 0। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। द फील्ड इनसाइड द कैविटी इज ऑलवेज 0। और ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.7 बोलता है कॉम रन थ्रू वन ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ इस पेपर वाई। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर रब करते हैं तो मान लेते हैं कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो पेपर था वो तो न्यूट्रल था। न्यूट्रल होने की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से इसके एक साइड पे नेगेटिव आ जाएगा और एक साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा, जिसकी वजह से ये इस पे अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि अगर वेट हो या रेनी डे हो तो क्या होगा। तो इसमें जो चार्ज डेवलप हुआ था वो फ्रिक्शन की वजह से डेवलप होगा, और अगर वेट हो या रेनी डे हो तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम होगा तो चार्ज निकलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलता है, इसको देख लेते हैं आंसर। दिस इज बिकॉज कॉम गेट चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से पोलराइजेशन होगा, जिसकी वजह से वो अट्रैक्शन शो करेगा। अगर गीला है तो चार्ज रिड्यूस हो जाएगा, इसकी वजह से डज नॉट गेट चार्ज। ऑर्डिनरी रबर आर इंसुलेटर। रबर जो होता है इंसुलेटर होता है, पर एयरक्राफ्ट के जो रबर होते हैं उसको कंडक्टिंग बनाते हैं। क्यों? अब कारण क्या होगा, जैसे वो लैंड करे तो उसके अंदर का पूरा स्टैटिक चार्ज ज़मीन में चला जाए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब प्लेन मूव कर रहा होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, उसका चार्ज फ्रिक्शन की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज डेवलप हो सकता है। उस पूरे चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंडक्टिंग बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो होता है उसको, जो जैसे मान लो ट्रक हो गई कोई, और ट्रक के पीछे में हम लोग क्या देखते हैं, चैन लटकाते हैं नीचे तक। ठीक है, तो इस चैन को क्यों लटकाते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चैन को लटकाने से क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है वो ग्राउंड में चला जाता है, सेम जैसे ऊपर वाले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक चिड़िया है, चिड़िया जो है वो किसी उस पर बैठी हुई है, तार पे बैठी हुई है, तो उसको शॉक क्यों नहीं लगता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इस पैर पे अगर पोटेंशियल V है तो इस पैर पे पोटेंशियल V है, मतलब देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज यानी करंट का फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसके बॉडी से कोई करंट नहीं जाता, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल सेम है। अगर इस चिड़िया के में एक पे पोटेंशियल ज़्यादा, एक पे पोटेंशियल कम हो जाए या ज़मीन को छू दे तो करंट उसके बॉडी से जाएगा, उसको भी शॉक लगेगा। तो करंट पासेस थ्रू ओनली व्हेन डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस। अगला है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं। हम लोग क्या देखते हैं, मेरे पास जो मटेरियल है उसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है कंडक्टर, दूसरा था डाइलेक्ट्रिक्स। कंडक्टर क्या थे, कंडक्टर ऐसे मटेरियल थे जिनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होती हैं। फ्री चार्ज कैरियर्स जो थी इसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि जो नेट फील्ड इनसाइड कितना आ गया था, 0। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती हैं, डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऐसे ओरिएंटेड रहेंगे जिसकी वजह से नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, फिर से देख लेते हैं वही सेम केस। मान लेते हैं कि ये कोई मटेरियल है और इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस साइड पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इस साइड पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव भी हो जाती हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो इधर पे नेगेटिव इंड्यूस होगा और इस साइड पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके वो रोटेट करने की कोशिश करेंगे। अगर फ्री रोटेशन पॉसिबल हो जाता है तो नेट मोमेंट कितना हो जाएगा, नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, 0।
लेकिन हम लोग क्या देखेंगे कि इनमें नेट मोमेंट जीरो नहीं हो पाता। इसकी वजह से क्या देखेंगे हम लोग कि एक साइड पे इस पे भी फील्ड जनरेट होगा अपोजिट डायरेक्शन पे, और ये वाला फील्ड जो होगा वो इस फील्ड को अपोज करेगा, तो नेट फील्ड इन साइड कितना निकलेगा, ठीक है, वो होगा E0 माइनस ई, मटेरियल का था इसलिए इसको ई लिख दे रहे हैं, और E0 क्या है, फील्ड क्या है, वैक्यूम बाहर वाले, ये E0 फील्ड है, और ये जो फील्ड है बीच में क्या लगेगा, E0 माइनस ई, ये नेट फील्ड लगेगा, ठीक है। अब ये जो नेट फील्ड ई इंटरनल पे लग रहा है, इनसाइड लग रहा है, वो इस बार ज़ीरो नहीं है, ऐसे मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। अब ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि हर मॉलिक्यूल जो होता है वो एक जैसा नहीं होता, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल HCl का केस बताया था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, और जो नया मॉलिक्यूल जो नेट फील्ड के अलोंग अपने आप को कभी अलाइन कर ले सकता है और कभी कभार अलाइन नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पर एक केस दिया हुआ है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स, स्पेशल टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। वो क्या होगा कि वी कंसिडर ओनली सिंपल सिचुएशन व्हेन इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, और जो इस मतलब जो फील्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होंगे, और उन ऐसे मटेरियल को हम लोग लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं, और सिर्फ इसी के लिए प्रॉपर्टी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग के पास क्या देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स हो जाएंगे मटेरियल जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, अपोजिट अलाइन करेंगे, जिसकी वजह से नेट फील्ड अंदर पे ज़ीरो नहीं होगी। अब ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, कुछ मटेरियल्स जो होंगे वो तुरंत ओरिएंटेड हो सकते हैं ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग, और कुछ मटेरियल नहीं होंगे। तो कोई भी जो मटेरियल होगा, ठीक है, लीनियर आइसोट्रोपिक मटेरियल जो होगा उसमें जो नेट पोलराइजेशन P होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो पोलराइजेशन P जो होगा वो जो होता है प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसी के लिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। और इसके अलावा P जो होगा प्रोपोर्शनल होगा परमिटिविटी के, इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो P होगा डाइपोल मोमेंट जो होगा या पोलराइजेशन होगी वो इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो, कोई कांस्टेंट चाई E और इलेक्ट्रिक फील्ड का E, और इसको कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी बताता है कि एक्सटर्नल फील्ड पे उस पोलर मॉलिक्यूल की पोलराइजेशन होने की टेंडेंसी कितनी होती है, जितना ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी होगा उतना ज़्यादा पोलराइज होने की टेंडेंसी होगी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अगर मान लीजिए जैसे डायग्राम में समझा रहा है कि एक कंडक्टर हो गया, दूसरा कंडक्टर हो गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस केस में क्या देखेंगे हम लोग कि दोनों जो कंडक्टर होंगे इस पूरे सिस्टम की चार्ज को स्टोर करने की एक टेंडेंसी होगी, और जो चार्ज को स्टोर करने की जो टेंडेंसी होती है वो इन दोनों के बीच के सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उस पर कितना चार्ज स्टोर होगा वो प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देगा, C मल्टीप्लाई कर लिए, इससे क्या निकलेगा, C की वैल्यू क्या निकलेगी, Q/V। इस Q/V की जो रेशियो निकलती है इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी जो कि बताती है कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। बेसिकली चार्ज को स्टोर नहीं कर रहे होते, हम लोगों को मेज़र करना होता है कैपेबिलिटी या कितनी एनर्जी स्टोर है। तो कैपेसिटर जो होगा एक ऐसा डिवाइस होता होगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता होगा। तो ये फिज़िकल क्वांटिटी है और ये एक डिवाइस है जिससे हम लोग चार्ज को स्टोर या उसकी एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर कर पाते हैं। अब ये C = Q/V है, तो फॉर्मूले को देख करके लग रहा है कि जो C है वो Q पे भी डिपेंड करता है
और सी जो है वो वी पे भी डिपेंड करता है। पर हम लोग क्या बताया, शुरू में डेफिनेशन बताया कि सी एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, वो क्यू बाई वी के बराबर होता है। इसका मतलब है ना ही वो क्यू पे डिपेंड कर रहा है, ना ही वो वी पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि मेरे पास एक स्फेरिकल बॉल होता, इस स्फेरिकल बॉल का रेडियस होता आर। मैं बोला इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, निकाल के बताइए। तो कैपेसिटेंस निकालने के मेरे को वी निकालना पड़ेगा। वी की वैल्यू क्या होती है, वी होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, सॉरी आर होगा बस। तो अगर निकालना हो क्यू बाई वी तो इसको उठा करके ऊपर ले जाते हैं, इसको उठा करके नीचे ले आते हैं, तो क्या बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। और इसको हम लोग बोल देंगे कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अगर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ना कि साइज़ या सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज और पोटेंशियल पे। ठीक है, तो इसी सी को क्या कहते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस कहते हैं। सी का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी और सी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू और वी। ठीक है, क्यू और वी पे डिपेंड नहीं करता। द कैपेसिटेंस सी ओनली डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि इस केस में आर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये स्केलर है या वेक्टर है, तो ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। इसकी अगर यूनिट की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराडे। ठीक है, अब डिफाइन कर सकते हैं, क्यू होता है कूलम और ये होता है वी, तो 1 फैराड इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू मतलब कूलम पर वोल्ट। ठीक है, सिंबल हम लोग सिंबल बनाने के लिए ऐसे 2 लाइन्स यूज़ करते हैं, और अगर वेरिएबल कैपेसिटर बनाना हो तो बीच में कैसा एरो बना देते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट कैपेसिटर होगा और ये कैसा होगा, वेरिएबल कैपेसिटर हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपेसिटर बना के देखते हैं कितना होगा, कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, पहला टॉपिक जो है इसमें कैपेसिटर कैसा, कौन सा कैपेसिटर पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, नाम से पता चल रहा है। इसमें ऐसे 2, जैसे डायग्राम में दिख रहा है, इसमें 2 ऐसे पॉजिटिव 2 प्लेट्स होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी होता है, और इनका जो एरिया होता है वो कैपिटल ए होता है। इनके बीच में कोई मीडियम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ऐसे मान लें कि मेरे पास एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो अंदर की ओर, इस पॉजिटिव से फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो बाहर की ओर, ये फील्ड लाइंस इधर से भी अंदर की ओर और ये पॉजिटिव की वजह से बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको बोल दिया ई, ये भी होगा ई, ये भी है ई, ये भी है ई। अब ये फील्ड लाइंस जो होंगी इस साइड से बाहर निकलती हुई इधर से बाहर निकल जाएंगी, इधर भी फील्ड हो जाएगा ई, और ये फील्ड लाइंस जो होंगी जो अंदर आ रही हैं इस पर, वो इधर से बाहर से ही होंगी, तो ये भी होगा ई। तो इस पूरे सिस्टम को मैं 3 भाग में बांट सकता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट रीज़न की बात करेंगे तो एक फील्ड लेफ़्ट की ओर लग रहा है, एक राइट की ओर लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अगर दोनों इक्वल हैं, जैसे इस ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और इस ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसका मतलब है फर्स्ट रीज़न पे फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों को माइनस करने पे मिलेगा तो 0। तो फर्स्ट रीज़न पे तो 0 आ गया। इस जगह पे निकालना तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये वाले को लिए मान लो, और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे फिर से। तो इस रीजन में भी नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। बीच वाले रीजन पे देखते हैं, पहली वाली फील्ड भी इधर है, दूसरी वाली फील्ड भी इधर है, मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 टोटल हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। मतलब क्या पता चलता है इससे कि अगर कैपेसिटर के प्लेट्स के दोनों साइड पर चेक करूँ मैं, तो एक साइड पे फील्ड होगा 0, इसके इधर पे होगा 0, और बिल्कुल बीच पे होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 जो कि कांस्टेंट होगा। ठीक है,
इसी को समझाया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 पैरेलल प्लेट्स होते हैं जिनके बीच का सेपरेशन जो होता है स्मॉल होता है, ठीक है, और डी स्क्वायर जो होगा बहुत ज़्यादा छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू एरिया, और सिग्मा होगी चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाती है, क्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है। तो हम लोग 3 रीजन में बांट सकते हैं। जो आउटर रीजन फर्स्ट रीजन की बात करेंगे तो फील्ड की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर 0। फिर थर्ड रीजन में भी कितना हो जाएगा 0, और बीच में फील्ड कितना होगा क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 या क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। तो क्या निकल गया हम लोग के पास कि किसी भी कैपेसिटर में फील्ड ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। वी जो होता है वी होता है ई इंटू डी, तो v की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। सिग्मा क्या होता है q बाई ए, तो हो जाएगा q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। क्या पता चल रहा है सिग्मा जो होता है वो क्या होता है q अपॉन ए, ठीक है। और अगर कैपेसिटेंस निकालना हो तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है q बाई वी। q की वैल्यू q है और v की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं हम लोग, q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी। q से q कैंसिल हो गया तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकल गया a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये कैपेसिटेंस निकल गया, देख सकते हैं सेम फॉर्मूला निकला हुआ है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकलता है c इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और ये होता है a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। इस हिसाब से कैपेसिटेंस की जो वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करें हम लोग, और प्लेट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर रखें और दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 टू द पावर -3 रखें, तो कैपेसिटेंस कितनी निकलेगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इससे क्या पता चलता है कि कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है उसका जो ऑर्डर निकल रहा है वो किस ऑर्डर का निकल रहा है, कैपेसिटेंस का जो ऑर्डर निकल रहा है वो है 10 टू द पावर -9 का। एक और एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग कि अगर मान लो कि मेरे को 1 फैरेड कैपेसिटेंस चाहिए, तो 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए हम लोग वैल्यू पुट कर दिए एरिया निकाल करके। तो जब एरिया की वैल्यू निकाले तो हम लोग का निकल रहा है 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है एरिया ऑफ द प्लेट टू किसके लिए, 1 फैरेड कैपेसिटेंस के लिए। तो एरिया कितना होना चाहिए 10 टू द पावर 9 मीटर स्क्वायर, मतलब 30 किलोमीटर, ठीक है। 30 किलोमीटर का लेंथ, 30 किलोमीटर की ब्रेथ, इतना चौड़ा एक प्लेट चाहिए होगा, 2 प्लेट चाहिए होंगे। अगर इतना चौड़ा कोई प्लेट होगा तो उसका कितना हो जाएगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 1F हो जाएगी। 1F होने के लिए 30 किलोमीटर लेंथ और ब्रेथ का एक क्या चाहिए होता है, प्लेट चाहिए होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि 1 फैरेड बहुत बड़ा होगा। तो 1 फैरेड कैसा है, बहुत लार्ज क्वांटिटी है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि इसको प्रैक्टिकली इसको यूनिट बनाए तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग जनरली यूज़ करेंगे 1 माइक्रो फैरेड यूज़ करेंगे। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6 फैरेड। तो इस हिसाब से हम लोग पहला कैपेसिटर बनाना सीख गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकला, a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, अगर उनके बीच में कोई मीडियम नहीं था तब। अगला बोलता है कि अगर उसके बीच में कोई मीडियम डाल दें जिसकी थिकनेस d हो, तो क्या कैपेसिटेंस सेम रहेगी या कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, C इक्वल्स टू a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। अगर कोई मीडियम डाल दे तो कैपेसिटर मीडियम का हो जाएगा a एप्सिलॉन अपॉन डी, और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 इंटू के अपॉन डी हो जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस मीडियम के साथ निकल गया। तो इससे क्या पता चलता है, कैपेसिटेंस मीडियम जो है वो कैपेसिटेंस विदाउट मीडियम इंटू के के बराबर आता है। मतलब Cm इज़ लार्ज एज़ कम्पेयर टू C0। कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी जैसे ही उस सिस्टम पे कोई मीडियम इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकला था अभी, a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये विदाउट मीडियम था। और कैपेसिटेंस मीडियम के साथ क्या निकला, a एप्सिलॉन अपॉन डी, या इसी को बोल सकते हैं C0 इंटू के। अब हम लोग देखते हैं कि जिस बार जो कैपेसिटर का प्लेट था उसमें T थिकनेस का कोई डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिए। इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी दी हुई है, T दी हुई है। तो नए वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या आएगी,
ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्लैब का दिया है, और ऐसे किसी रेफरेंस में पढ़ेंगे तो उसमें मेटलिक स्लैब भी लगाया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसमें क्या लगा हुआ, डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा हुआ, थिकनेस टी दी हुई है, और पूरी थिकनेस कितनी है, डी है। अब बाहर वाले रीजन पे फील्ड जो लग रहा था वो था E0, अंदर वाले रीजन पे फील्ड लग रहा है E। तो हम लोग कह सकते हैं, उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि E0 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि बिना मीडियम का है। और E जो था मीडियम वाला, वो जो होगा वो होगा E0 अपॉन K। जो V की वैल्यू होगी वो होगा E0 इंटू D माइनस टी। D माइनस टू क्यों लिए, क्योंकि जो E0 था वो D माइनस टी भाग पे लग रहा है, प्लस और E मीडियम इंटू टी। तो V की वैल्यू क्या निकलेगी, E0 D माइनस टी प्लस E0 बाई K इंटू टी। ये V की वैल्यू निकल गई। दोनों में E0 कॉमन है, तो बच जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो जाएगा E0 D माइनस टी कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 1 अपॉन के। ये E0 की वैल्यू, V की वैल्यू निकल गई। E0 होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये निकल गया V की वैल्यू, और सिग्मा होता है Q बाई A। तो V का फॉर्मूला निकल जाएगा Q बाई A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। इससे निकाल सकते हैं C की वैल्यू, C हो जाएगा Q अपॉन V, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। Q से Q कैंसिल हो गया, D को कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो C का फॉर्मूला निकलेगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D को कॉमन निकाल दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। इसको बोलते हैं C0, तो C इक्वल्स टू हो जाएगा C0 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। और इस पूरे की वैल्यू क्या निकलेगी, इससे पता चलता है C जो है वो विदाउट मीडियम से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पर भी सेम निकलता है कि मीडियम के साथ कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2.8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.8 में क्या बोलता है, स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब ऐसे स्लैब है, उसका जो एरिया है वो भी क्या है, सेम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के एरिया के बराबर। एंड द थिकनेस इज़ 3/4D। अगर ये पूरा थिकनेस D है तो ये क्या है, 3/4D है। Where D is the separation between them? How the capacitance changes when slab is inserted? जब बिना स्लैब का जितना कैपेसिटेंस था और स्लैब डालने के बाद कितना कैपेसिटेंस होगा पूछा है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दी है के। तो V की वैल्यू क्या, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में देखे थे हम लोग डेरिवेशन में कि V की वैल्यू क्या होती है, E0 इंटू जितने भाग में काम कर रहा है, तो टोटल कितना था D माइनस 3/4D प्लस इतने भाग पे काम कर रहा है, और E0 बाई के कितने भाग पे काम कर रहा है, 3/4D पे काम कर रहा है। ये V की वैल्यू हो गई। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, E0 इंटू माइनस कर देंगे तो 1/4D प्लस E0 बाई के इंटू 3/4D। कॉमन ले लेते हैं E0 बाई के को, तो E0 कॉमन, D भी कॉमन और बाई 4 भी कॉमन। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस 3/k। ठीक है, और ये 4 तो कॉमन निकाल दिया। अब इन दोनों को मिला करके V0 हो जाएगा,
तो हो जाएगा V0 अपॉन 4, एलसीएम ले लेते हैं तो K+3/K। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं V0 K+3/4K। ये आ गया रिजल्ट, V0 K+3/4K। ठीक है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q/V। तो हो जाएगा 4/K, ये उल्टा हो जाएगा, अपॉन K+3, और ये हो जाएगा Q/V0। इसको बोल देते हैं C0। तो 4/K+3 इंटू K इंटू C0 आंसर बचेगा। मतलब इस न्यूमेरिकल का आंसर ये दिया हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर हो गए, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। इसकी कैपेसिटेंस C1 थी, इसकी कैपेसिटेंस C2 थी, और इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिए। ये सेल का सिंबल हो गया, जिसका वोल्टेज कितना है V। जब दोनों को कनेक्ट किए तो ये वोल्टेज दो भाग में बट गया, ये हो गया V1 और ये हो गया V2। पर जो टोटल चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज की वैल्यू दोनों में क्या होगी? सेम होगी। तो फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या निकाल सकता है पहले वाले के लिए ना? तो C1 क्या Q होता है CV। तो Q1 जो होगा वो होगा C1V1। Q2 दूसरे वाले पे कितना निकलेगा? Q2 हो जाएगा C2V2। अब क्या पता है हम लोग को कि दोनों का कैपेसिटेंस क्या होता है? सेम होता है। तो V1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी? अगर यहाँ से V1 निकालता हूँ तो ये निकलेगा Q, क्योंकि सेम है, अपॉन C2। और V2 अगर निकालते हैं तो ये होगा Q/C2। और जो टोटल वोल्टेज V है वो हो जाएगा Q/C। किस में जोड़ा हुआ है? सीरीज़ में, तो QC बोल देते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं जो टोटल वोल्टेज V था वही दो भाग में बटा था, V1 + V2 में। तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं Q/C इन सीरीज़ इक्वल्स टू Q/C1 + Q/C2। Q कैंसिल करने पे 1/C इन सीरीज़ इक्वल्स टू 1/C1 + 1/C2। ये वर्किंग फॉर्मूला हो गया कि जब भी दो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज़ में जुड़े हुए होते हैं तो Q की वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। V जो होता है वो दो या दो से अधिक भाग जितने कैपेसिटर उसमें बढ़ जाता है। और जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकलती है, CS की वैल्यू निकलती है, वो 1/C1 + 1/C2 निकलता है। ठीक है। अगर ऐसे ही n कैपेसिटर्स होते हैं तो 1/CN की वैल्यू क्या होती है सीरीज़ में? तो होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... 1/CN तक। तो ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस का। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस इन पैरेलल। अब क्या कर रहे हैं? वही कैपेसिटर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर देना। तो एक कैपेसिटर हो गया ऐसा, इसके जस्ट नीचे में कैपेसिटर और जोड़ दिए। इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका कैपेसिटेंस C2 था, और इसको जोड़ दिए सोर्स से, जिसका वोल्टेज कितना ले लेता हूँ मैं? वोल्टेज ले लेता हूँ V। इसको समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर है वोल्टेज V और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी आएगा V, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी V, यहाँ पर भी 0। मतलब सभी कैपेसिटर में V जो है वो सेम है। अगर V सेम है तो Q सबका क्या होगा? Q जो होगा सबकी कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखेंगे? Q क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, सबका डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि Q क्या होता था? CV। तो Q1 पहले वाले कैपेसिटर में ये हो जाएगा C1V। Q2 क्या निकलेगा? C2V। और Q3 क्या निकलेगा? या दो ही हैं तो Q इतना निकल गया। अब अगर बोले टोटल चार्ज Q की, तो वो होगा Q1 + Q2 के बराबर। टोटल चार्ज को बोलता हूँ C पैरेलल इंटू V इक्वल्स टू
C1V प्लस C2V, दोनों में V सेम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ हर जगह पे वोल्टेज की वैल्यू सेम है, जितना सेल लगाए थे उतना ही आ जाएगा। सब जगह से V कैंसिल आउट हो गया, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला निकलता है C1 प्लस C2। अगर दो कैपेसिटर हों तो, और ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हों तो C इन पैरेलल का फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn तक। जैसे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। बोलता है कि 4 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं 10 माइक्रोफैरेड के, 500 वोल्ट सोर्स से जुड़े हुए हैं। डिटरमाइन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताइए। ठीक है, तो चारों कैपेसिटर के बाद चेक कर लेते हैं कैसे जुड़ा हुआ है। पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, और ये ऐसा जुड़ा हुआ है। अब ये कैपेसिटर सीरीज़ में है या पैरेलल में, इसको डायरेक्ट पहचान नहीं सकते, सोर्स पहचानना जरूरी है। तो ये A और B जो है वो सोर्स से जुड़ा हुआ है। अब ये तीनों जो हैं वो एक ही वायर से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है। मतलब ये तीनों जो होंगे, मतलब ये C1, ये C2 और ये C3, ठीक है, ये और ये तीनों आपस में सीरीज़ में हैं। और जो बच के अगर इस पॉइंट से देखें तो ये अलग ब्रांच में, ये अलग ब्रांच में है। मतलब ये अकेला जो है कैसा है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब सबकी 10-10 माइक्रोफैरेड दी हुई है, तो 1/C इन सीरीज़ इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा। मतलब 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/CS इक्वल्स टू 3/10। तो CS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10/3 माइक्रोफैरेड। ये निकल गया कॉम्बिनेशन सीरीज़ वाले का, ये निकल गया कॉम्बिनेशन सीरीज़ वाले का। ठीक है, और 10/3 तक आ गया भी। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ दे रहे हैं हम लोग, उससे पैरेलल में जोड़ दे रहे हैं। तो C पैरेलल क्या होता है, C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो 10/3 प्लस 10 माइक्रोफैरेड, सॉल्व कर लेंगे इसको तो 33.3 आ जाएगा। तो 13.33 माइक्रोफैरेड ये आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। मतलब आंसर ठीक है। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकाल के बताइए। ठीक है, इज द चार्ज ऑन द प्लेट विथ हायर पोटेंशियल इक्वल्स टू द अपोजिट टू द चार्ज ऑफ द प्लेट इन लोअर पोटेंशियल। दोनों की वैल्यू बराबर होती है कि नहीं पूछा है। तो फिगर से पता चल रहा है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर C2 C3 सेम, सब में सेम हो क्योंकि सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो तीनों का चार्ज सेम मान लेता हूँ। लेट द चार्ज ऑन C4 इज Q डैश। नाउ सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो, Q/C1 और Q/C2 CD, हम लोग के पास फॉर्मूला निकल जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ना। तो टोटल पोटेंशियल V जो होगा तीनों में अलग अलग होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर, क्योंकि दोनों सीरीज़ में थे। और ये जुड़ा हुआ है कितने सोर्स से, ये जुड़ा हुआ है 500 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो ये 500 वोल्ट जो था वही 3 भाग में बटा है। ठीक है, तो इस पे कितना आएगा, 500 का 1/3, 500 का 1/3 और 500 का 1/3। ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू हो गई। अगर चार्ज निकालना है हर कैपेसिटर पे तो Q इज इक्वल्स टू होता है C इंटू V। C की वैल्यू हो गई कितनी, 10 माइक्रोफैरेड, इंटू V की वैल्यू हो गई 500/3। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देंगे तो आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। ये आंसर हो गया। 500 का 500, नीचे में एक 3 ऊपर में एक 10, नीचे में एक 3 ऊपर में एक 10, और उसको चेंज कर दिया। अब बच गया ये सिंगल वाला कैपेसिटर, इस पे कितना होगा, तो उस पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, उसमें टोटल पूरा 500 वोल्ट चला जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले कैपेसिटर पे टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 वोल्ट, क्योंकि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो। अगर ये 500 वोल्ट है, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं इसको, ये कैपेसिटर हो गया और ये सेल हो गई डायरेक्ट, बाकी ऊपर का तो काम है नहीं। तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल 500 वोल्ट हो गया। कैपेसिटेंस C की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10 माइक्रोफैरेड। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q हो जाएगा CV, मतलब 500 इंटू 10, सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 500 इंटू 10 आंसर हो गया 5 इंटू 10⁻³
टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। जब भी एनर्जी निकालना होता है तो वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन अपॉन चार्ज को ही तो हम लोग पोटेंशियल कहते थे। और हम लोग को पता है कि डी वी जो होता है Q इज इक्वल्स टू क्या होता है सी वी। तो डी क्यू इज इक्वल्स टू हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सी डी वी लिख सकते हैं। पुट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन सी। साइड चीज अगर चेंज कर दें तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा क्यू डी क्यू अपॉन सी। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू निकलेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन सी क्यू डी क्यू। क्यू डी क्यू मतलब 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2। या ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इसी को Q को लिख सकते हैं सी वी। सी वी लिखने पे एक सी कट जाएगा तो बचेगा हाफ सी वी स्क्वायर। और सी वी को लिखते हैं Q, इसको ऐसे लिख सकते हैं हाफ सी वी। तो ये हो गया एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अगर U से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला होगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन सी, या हाफ सी वी स्क्वायर, या हाफ क्यू वी। ये वर्किंग फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको निकाल के दिखाया। ऐसे ही सेम निकाल सकते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एनर्जी स्टोर कितनी होगी, तो वो निकलेगा एनर्जी डेंसिटी के टर्म पे भी निकाल सकते हो, एनर्जी के टर्म पे मतलब हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू ए डी। अगर ए वॉल्यूम हो गया, उस डेंसिटी एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इतना निकल जाएगा। तो चैप्टर जो था चैप्टर नंबर 2 करीब कंप्लीट हो चुका है। इसमें अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो होगा समरी ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे।